बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने केस सुनने से माजरत कर ली। ये मामला क्या था, इसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि ये मामला जो है ये एक बार फिर बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। और अदालत के अंदर जो डिवाइड है, अदालत के अंदर जो तकसीम है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो अपना घर है वो तकसीम है। तो अब अंदाज़ा लगा लें आप कि ये जो केस था, जो फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाला 9 रुकनी लार्जर बेंच, ये दरखास्तों में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि जी जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में, इन फ़ौजी अदालतों को काम करने से रोका जाए। और ये दरखास्तें कौन दायर कर रहा था? ये एतजाज़ आसन साहब ने दायर की, जो बड़े मायनाज वकील हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने दायर की, और भी कई दरखास्तें लोगों ने दायर की। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये खड़ा हो चुका है कि जैसे ये बेंच टूटा, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने केस सुनने से माजरत की, तो चीफ जस्टिस साहब ने फौरन जो है वो 7 रुकनी बेंच बना दिया। अब वो जो 7 जजेस थे रिमेनिंग, उन्हीं को जो है वो उन्हीं को रख कर एक नया बेंच बनाया गया। और ये जो 2 जजेस जिन्होंने केस सुनने से माजरत की, ये खुद को इन्होंने बेंच से अलग कर लिया। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं जी, उन्होंने समात के आगाज में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जी आप रोस्टम पर आएँ, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समात आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। ताजुब हुआ कि कल रात 8 बजे मेरा नाम कॉज लिस्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी अभी नहीं बना था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, असल जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ये मामला ख़राब कहाँ से हुआ, जिसके ऊपर निशानदेही हो रही है, जिस मामले को हाईलाइट किया जा रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया और कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कलअदम करार दे देगी और इसके ऊपर फैसला आ जाएगा कि जो पार्लियामान ने ये बिल मंजूर किया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसको सुप्रीम कोर्ट फ़र्क कर देगी, इसको मुस्तरद कर देगी इस बिल को। तो इस बिल के ऊपर जी बात कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, और वो कह रहे हैं कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताजुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, वो साहब जो कार्रवाइयाँ डाल रहे थे, उनका जिक्र हो रहा है कि इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की, मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैंने अपने ईमान पर फैसला करना है और मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब जमा करवाया। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला किया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने नहीं लगाया जाता, तब तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इतफाक करता हूँ, इस वक्त हम 9 जजेज हैं और फैसला कर देते हैं, तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता,
तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। फिर जस्टिस काजी फायजीसा साहब के इनकार के बाद बहुत ही मायनाज वकील एतजाज हसन साहब जो हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फायजीसा साहब से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि सर काइंडली आप इस केस को सुने। ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हवाले से एक बड़ा अहम केस है और ये आपके घर के मामलात हैं, आपकी अदालत के मामलात हैं, अदालत उज़्मा के मामलात हैं, तो काइंडली इसको जो है वो बैठ कर अफाम व तफहीम के साथ निपटा लें। तो जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने कहा कि जी आप बड़े मायनाज वकील हैं, बड़े सीनियर हैं और एक बड़े सीनियर कानूनदान हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जब तक फैसला नहीं होता तब तक इस तरह बैठकर बेंच में खुद को, अपनी प्रेजेंस को मशकूक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जी हम कुछ चीज़ों को तय करना चाहते हैं, कुछ रूल्स को तय करना चाहते हैं, कुछ कवानीन को तय करना चाहते हैं, और जब तक ये चीज़ें तय नहीं होंगी तब तक हम इस बेंच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि सर वो समझते हैं, जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये समझते हैं कि इस तरह से केसेस को सुनना या इस तरह से बेंचेस में बैठना, ये मामला फिर मशकूक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि पहले तो ये चीज़ें तय कर ली जाए और इन चीज़ों का कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लिया जाए और इस पर जो पहले फैसले आने हैं, देखें इसी अदालत से जो पहले फैसले आते रहे, साकिब निसार के दौर से पहले की अगर मैं बात करूं तो इफ्तिखार चौधरी और फिर साकिब निसार, फिर आसिफ सईद खोसा, फिर जस्टिस गुलजार, तो जितने भी चीफ जस्टिस आए उनके कई ऐसे फैसले कंट्रोवर्सी की जद में आए जिसके बाद उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब जो अपने हाउस को ऑर्डर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी अदालत में, उनकी अदालत उज़्मा में तमाम जजेस जो हैं किसी के अंदर तफरीक ना हो, तमाम जजेस ऑन बोर्ड हो, एक पेज पर हों, तो बहुत अच्छा है कि वो पहले बैठकर अदालत के जो मामलात हैं उसको बारीक बीनी से देखें, उन मामलात के ऊपर फैसला करें, तमाम जजेस को ऑन बोर्ड लें, उनके साथ बैठकर मुशावरत करें और कंसेंसस के साथ, बामी मुशावरत के साथ फैसले करें और तय कर लें कि आइंदा मुस्तकबिल में हमने ये फैसले करने हैं, तो सर ये मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो अदलिया के अंदर डिवाइड है, जो अदलिया के अंदर तकसीम है, वो अब नज़र आ रही है। अब जिस तरह से आज की समात का मैं अहवाल बता देता हूँ कि जी समात के दौरान ये सारा कुछ हुआ और फिर 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने जब खुद को बेंच से लदा किया तो 7 जजेस रह गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मंसूर अली शाह और वो एक और जज थे जस्टिस याहिया अफरीदी। तो ये 7 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच है वो अब इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेगा और ये समाअत मुलतवी हो चुकी है। अब इस समाअत के बाद ये जो पूरा केस है, देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। तो फौजी अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जो 9 मई के वाक़यात हैं उस पर अगर एक अदालत से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सज़ा ना दे, तो फौजी अदालतें किस लिए बनी हैं? वो सिविलियंस के ट्रायल के लिए बनी है ना, उनको कोई जानवरों के ट्रायल के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो जिन्होंने गलती की, जिन्होंने अब ये खमियाजा भुगता है, तो अब उन्होंने सज़ा भी भुगतनी है। अब यह तो नहीं हो सकता कहा जाए कि जी आर्मी की जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स पे हमला कर दिया जाए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया जाए, आर्मी तनसीबात को आग लगा दी जाए और आर्मी की हैसियत को चैलेंज किया जाए, फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जहर उगला जाए और फिर एक जानिब इमरान खान साहब कहें कि जी हम आर्मी के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। भाई किस मामले पर बात करना चाहते हैं? आप किस मामले के ऊपर बात करना चाहते हैं, पहले आप ये तय कर लें। दूसरी बात कि देखें ये प्रॉब्लम इस मुल्क का ये है कि जब सिविलियंस का ट्रायल होगा फौजी अदालतों में और उनका कोर्ट मार्शल होगा, और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो इसलिए नहीं बनी, किसी के साथ ज्यादती करने के लिए नहीं बनाई गई या किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए नहीं बनाई गई। ये मिलिट्री कोर्ट्स का क्याम इसलिए अमल में आया कि जो 9 मई के वाक़यात हैं, जो 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए, उनको सज़ाएं दी जाएं, उनका आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल हो, उनको आर्मी कोर्ट्स में पेश किया जाए, उनको मिलिट्री कोर्ट्स से सज़ाएं दी जाएं। तो सर जब ये चीज़ें तय हो चुकी हैं तो फिर आप अदालतों में जाके इस तरह बेतुकी दरखास्तें लेकर जाएं और फिर अदालतों का भी कीमती वक्त बर्बाद करें। ठीक है, एक अदालत है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने फैसला देना है।
आइन और कानून के मुताबिक देना है, उसने आइन और कानून की रोशनी में फैसला देना है। लेकिन पहले ये तय कर लें, पहले ये डिसाइड कर लें कि क्या सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस जो है वो मेंटेन है। उस घर के अंदर जो बात हो रही है, जिस अदालत उज़्मा के ऊपर मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम लोगों को इतमाद, और इसी अदालत से इंसाफ मिलना है, इसी अदालत के दरवाज़ों से हमें इंसाफ की उम्मीद वाबस्ता है। तो इसी अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं, इन्हीं अदालतों के दरवाज़ों पर साइलिन इंसाफ के लिए जाते हैं और सालों सालों लग जाते हैं उनको इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते, और उनको इतने साल लग जाते हैं अदालतों में पेश होते हुए, मुकदमात का सामना करते हुए। तो सर, जब इन अदालतों ने सामना करना है तो इन अदालतों ने इन चीज़ों को फेस करना है। और ये चीज़ें इसलिए फेस करनी है कि जब आपको अपना हाउस ऑर्डर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको अपने जजेस को वही रिस्पेक्ट और डिग्निटी देनी पड़ेगी जो आप तवक्को करते हैं। रजिस्ट्रार इशरत अली साहब ने जो हरकतें की वो बड़ी, आप समझ लें कि बचकाना हरकतें थीं, और जिस तरह से उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ किया, इसको तारीख कभी भी नहीं झुठला सकती। तारीख इसको कभी माफ़ नहीं करेगी कि एक रजिस्ट्रार, जिसके बारे में जस्टिस काजी फायज ईसा कह चुके हैं कि वो एक जज से ज़्यादा ताकतवर है, और भाई उसके पास कौन सा ऐसा इख्तियार है कि वो खुद फैसले कर रहा है। उसके पास कोई इख्तियार था? वो तो एक रजिस्ट्रार था मामूली सा। तो उसने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फैसलों को कैसे रिवर्स किया, ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या एक रजिस्ट्रार जज से इतना ताकतवर है कि वो जज के फैसले को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। इसका मतलब फिर इस मुल्क में एक जज की हैसियत खत्म हो गई। और फिर कुछ लोग जो ये बात करते हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट, आज वो कुछ दानिश्वर और कुछ तज्जियाकार टीवी पर बैठे थे तो वो ये बात कर रहे थे कि ये अदालत जिसका फैसला है, और यही अदालत ने कहा था कि 14 मई को इलेक्शंस करवाओ, और फिर 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए, तो तब ये हुकूमत को बुरा नहीं लग रहा था। आज इस हुकूमत को बड़ा बुरा लग रहा है कि आज ये अदालत जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रही है। भाई, जो 14 मई को इलेक्शंस का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने अदालत उज़्मा ने दिया था, वो जिस तनाजुर में दिया था, मैंने आपको बताया कि वो दुरुस्त था, लेकिन उसकी टाइमिंग थी वो गलत थी। उस फैसले की टाइमिंग इसलिए गलत थी कि जब आपने इलेक्शंस का हुक्म देना है तो फिर आप तमाम पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों के अंदर, वफाक के अंदर इलेक्शंस का हुक्म दे दें, और एक ही साथ इलेक्शंस होने चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब के अंदर अरबों रुपए के फंड्स लग जाएं, अरबों रुपया लग जाए इलेक्शंस के लिए, और उसके बाद हम बैठे हों इलेक्शंस करवाने के लिए। जो अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं वो इलेक्शंस हो ही ना सके। हमारे पास इतने वसाइल हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतने इख्तियारात हैं कि हम 2 बार एक ही साल में इलेक्शंस करवा सकते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इस हवाले से जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने नकात उठाए हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, जिसको बड़ा वैलिड करार दिया गया उनके अपने ही फाजल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से, तो सर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस पूरे केस की आत्मा रोल के रख दी है। आप मुझसे सच पूछें तो इस पूरे केस की आत्मा रोल के रख दी है, ला पड़ा के हाथ में कर दी है, और ये कहा है कि भाई पहले ये चीज़ें डिसाइड कर लें। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने नहीं लगाया जाता, तब तक मैं इस बेंच में नहीं बैठ रहा, मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पर एक ऑर्डर दिया, उस पर फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी समाअत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की। उसी के ऊपर ये बेंच बना था, लार्जर बेंच, एक लार्जर बेंच बना था ना, उसमें खैर वो 2 जजेस हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन नजर रिजवी। तो सर ये प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है कि पहले तो आपको अपना हाउस मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये है दरअसल ये कि जो सो मोटो का इख्तियार है, जिसको पार्लियामान ने एक बिल बनाया और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, ये इसके तहत जिस सो मोटो का इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर जजेस के पास होगा, बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा, जबकि कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस होंगे, और कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। 30 दिन के अंदर अंदर अपील होगी। ये है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। अब आप देख लें कि क्या करना है।
क्योंकि अदालत अब इसका क्या फैसला देती है। ये जो ट्रायल होना है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया गया, मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम को चैलेंज किया गया, और एक जज साहब हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जो साबिक चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने भी इस हवाले से दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोका जाए, उनके क़याम को कलअदम करार दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत को कलअदम करार दिया जाए। और इस हवाले से हामिद खान साहब जो साबिक सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और भी बहुत से लोग हैं। तो खैर इस पर अदालत देखते हैं क्या फ़ैसला देती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के मामलात में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं वो इदारे तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है, चीफ जस्टिस आर्मी कोर्ट्स को काम करने से रोक देते हैं, या इस पर क्या कोई हुक्म इम्तना देते हैं, या इस हवाले से कोई बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर फैसला देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।